लेकिन यहाँ जी अभी एक और बाकी है नगमा, वो रेडियो बाजी का उनका बर्थडे है, तो हम ज़रूर सुनाएंगे, कोशिश करेंगे कि थोड़ा तो सुना सकें। जब तक अगर सोहेल वो कर रहे हैं, जब तक क्यों ना एक थोड़ी सी शायरी हो जाए। आज हमारा शायरी का कुछ थोड़ा सा रह गया है जी, तो अगर आप थोड़ा सा म्यूज़िक ऑन है। मोहब्बत ख्वाब होती है, मोहब्बत बात होती है। ये मैं एक नज़म सुना रही हूँ मोहब्बत पर। मोहब्बत ख्वाब होती है, मोहब्बत बात होती है। अगर कोई पूछ बैठे तो मोहब्बत राज होती है। मचलती हुई उमंगों का सुहाना साथ होती है। अगर कोई ढूंढना चाहे तो ये बहुत नायाब होती है और कुर्ब ज़ात होती है। मोहब्बत फूल है शायद, गमों की धूल है शायद, किसी का सुहाना साथ है शायद और चमकती रात है शायद। मोहब्बत पर सुकून भी करती है और बेताब ये दिल भी है शायद। और अगर ना मिले मोहब्बत तो ज़िंदगी का ज़िया भी है शायद और अज़ाबे जाँ भी है शायद। मोहब्बत ख्वाब होती है, मोहब्बत राज होती है, ये बहुत नायाब होती है। बहुत खूब, बहुत अच्छी आपकी शायरी थी। 8474751590, क्योंकि वैसे ही हम आगे थोड़ा चल चुके हैं, अपनी फरमाइशें भी आगे बढ़ रही हैं और कुछ वक्त की कमी भी है हमारे पास, टॉक शो और कुछ पॉलिटिकल बातें भी करनी है। लेकिन रेडियो बाजी की आज बर्थडे, जो हमारी ख़ास कॉलर भी हैं, ख़ास लिसनर भी हैं रेडियो बाजी, तो आपकी फरमाइश हम आज ज़रूर लगाएंगे। सोनी धरती और अनर। हाँ, मैं आरिफ खासी बात कर रहा हूँ। मेरा तो गाना आपने एक लाइन का ही सुनाया, बस गाना सुनाया ही नहीं आपने। वो तेरे मस्त मस्त दो नैन। नहीं, ये उनका तो मधुर चांदनी में हम। हाँ, आपको पूरा नहीं सुनाया है, पूरा नहीं सुनाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका वो आ गई, क्या नाम है, आईडी ब्रेक, स्टेशन आईडी ब्रेक चल गई। अच्छा, माजरत चाहते हैं, अभी दोबारा लगाते हैं आपका गाना। दूसरी बात जरा मुश्ताक भाई का नंबर चाहिए था, उनकी जरा फरमाइश अच्छी है, तो आप उनका नंबर दे सकते हैं? ऑन एयर तो नहीं दे सकते, ऑफ एयर में आपको टेक्स्ट कर दूंगा। ओके जी, ओके, या मेरा नंबर उनको दे दें? हाँ, मैं आपका नंबर उनको टेक्स्ट कर दूंगा, या उनका नंबर उन्होंने भी आपकी बात सुन ली होगी ना, आपने उनकी बात भी सुन ली होगी, तो क्योंकि दोनों ही रेडियो इस वक्त सुन रहे हैं, तो नंबर्स के मैं आपको डेफिनेटली भिजवा दूंगा। और अभी आपका सॉन्ग भी थोड़ी देर में लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पता नहीं चला हम सब, हाँ, वो रेडियो स्टेशन आईडी ब्रेक जो है ना, वो कट कर गया उनके। तो ये रेडियो बाजी की फरमाइश बहुत बुरा है हाल, लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म हम लोग से। तो सुनते हैं रेडियो बाजी की फरमाइश पे आज। बहुत बुरा है हाल तेरे मजबूर का, कब टूटेगा बलम फासला दूर का। बहुत बुरा है हाल तेरे मजबूर का, कब टूटेगा बलम फासला दूर का। गजब हो गया, सीतम टूटा, कयामत हो गई। फकत इतना ही पूछा था कि क्या तुमको प्यार है हमसे। दिल में आग लगाए बदरिया कारी, मैं तड़पूं इस दिन, हाय चैन नहीं आए दिया है। दिल में आग लगाए बदरिया किया सावरे दिया है मुझको बदला कौन कसूर का, कब टूटेगा बलम फासला दूर का। जितनी भी मन्नत थी सब न्यास चढ़ा दी हमने, पर ये मोहब्बत तो हमसे जान की कुर्बानी मांगे है। फासला दूर का। उठाऊं कब तक हमका भार, बुरा संसार न भाए जीना, बहती है दिन रात
बहुत बुरा है हाल तेरे मजबूर का, कब टूटेगा। जी, वक्त की कमी के बायस हम पूरा ये सॉन्ग आपको नहीं सुना सकते रेडियो बाजी, क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम रह गया। और ज़रा आरिफ भाई भी नाराज़ हो रहे हैं, उनका भी आधा थोड़ा गाना सा चलाया सुना था। दें, तो हाँ, आरिफ भाई बिल्कुल। आपका शायद यहाँ से ये सॉन्ग जो है ना कटा था आईडी ब्रेक में, तो सुनते हैं ये आरिफ कादरी भाई का भी आधा सॉन्ग जो रिमेनिंग सॉन्ग था। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। चाहे आज तो बादल बन उड़ जाऊं मैं, दुल्हन जैसा आसमां धरती पर ले आऊं मैं। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। किसी की चाहत का इम्तिहान न लेना, जो निभा ना सको वो वादा न देना, जिसे तुम्हारे बिना जीने की आदत न रहे उसे लंबी उम्र की कभी दुआ न देना। जी, अब तो सॉन्ग पूरा हो गया और आरिफ कादरी भाई आपकी भी जो है ना वो शिकायत दूर हो गई होगी। और आज की फरमाइशों का सिलसिला ख़त्म हुआ और अब टाइम हुआ है टॉक शो का। और टॉक शो के हमारे जो है वो स्पॉन्सर ऑलवेज़ हमारे अपने शिकागो के अवामी बाज़ार। तो अवामी बाज़ार के बाद हम टॉक शो की तरफ चलेंगे। और क्या सोफिया आज टॉक शो के मुतालिक क्या बातें करने वाली हैं, क्या कुछ कहने वाली हैं, तो सुनेंगे। तो अवामी बाज़ार ने स्पॉन्सर किया है आज के टॉक शो को। सोफिया, दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। ज़बिया हलाल गोश्त है इनके पास? ऐसा एथेंटिक ज़बिया हलाल के गैर ज़बिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट दीवान एवेन्यू, शिकागो, और इनका फ़ोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात है, बाजार, क्या बात है अवामी बाजार की। अवामी बाजार। जी, आप अपने माइक्रोफोन टेस्ट कर हाँ, रही हैं। ये नया माइक्रोफोन जब से लगा इट गॉट अ फिल्टर थिंग, एंड मुझे लगता है कि फ़िल्टर के बाद जब हम सीडीज़ अपनी सुनते हैं तो हमारी आवाज़ ही बहुत अच्छी आ रही होती है। और आई डेफिनेटली थिंक कि मुझे अब की बार नेक्स्ट वीक मैं एक गाना ज़रूर गाऊंगी। कुर्बान जाएं आपकी इस मासूमियत के। नहीं, मैं तो वैसे अब next week आप एक कह गाना रही हैं कि अब वैसे हमारी आवाज़ें अच्छी नहीं है रेडियो के इसमें लिए। बहुत शार्प आती है, बहुत अच्छी आती है। और मैं नेक्स्ट वीक एक गाना ज़रूर सुनाऊंगी अपनी आवाज़ में, बहुत ज़माने से मैंने नहीं गाया,
वरना मेरा मूड तो आज भी था 2 लाइनें अगर कहें तो सुना दूं टॉक शो से पहले। जी जी बिल्कुल, आप मुझे शाम से ही जिक्र करनी थी कि मुझे कुछ गाने का दिल चाह रहा पूरी है। वो गज़ल तो मैं नहीं सुना सकती, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट गज़ल, लेकिन फिर भी मैं म्यूजिक ना बजाएं। अच्छा, म्यूजिक के बगैर ही सुनाएंगे? 2 लाइनें ठीक है, सुनाऊंगी। जी सुनाएं। तमन्नाओं के बहलावे में अक्सर आ ही जाते हैं, कभी हम चोट खाते हैं, कभी हम मुस्कुराते हैं। अच्छा, मैं मेरा ख्याल है कि मैं जो है ना वो अपने माइक पे से हट के आपके माइक पे आके गाऊंगा, मैं भी गाऊंगा। आपका माइक ज़्यादा अच्छा गाना। अक्सर आ ही जाते जी सामीन, अब जो है ना वो अब मैं अपना माइक छोड़ के जो है ना इस सोफिया के माइक पे जा रहा हूँ, और मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज़ कितनी अच्छी आती है उस माइक पे। जी। हम अक्सर दोस्तों की कोको कोरीना मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना। जी सामीन, ये कोको कोरीना क्या है? ये मेरा सवाल भी है, टॉक शो के बाद ज़रूर जवाब दीजिएगा। और मेरी आवाज़ कैसी आई ये भी बताइएगा। जी, आप लोग कॉल कीजिएगा, लेकिन मेरे टॉक शो के बाद ज़रूर बताइएगा हम दोनों की आवाज़ इस फ़िल्टर के ज़रिए हाउ डज़ इट साउंड। आई थिंक द फिल्टर इज़ वर्किंग वेरी गुड एंड इट्स वेरी गुड फॉर अस। मे बी नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग। जी, तो अब सीरियस गुफ्तगू, टॉक शो का टाइम शुरू हो गया है, तो सीरियस गुफ्तगू शुरू हो रही है। जी बिल्कुल सीरियस। टोपी सर पे रख लूँ मैं। मज़हबी गुफ्तगू नहीं शुरू हो रही है। जी, आज मैं गुजराती मुहावरा बोलूँगी। आप लोग जो इंडिया के रहने वाले वो ज़रूर जानते होंगे, ये बड़ा गुजराती मुहावरा मैं इसलिए सुनती आई हूँ, या गुजराती कहावत कि मेरे मम्मी डैडी इंडिया से हैं और वो गुजराती अक्सर घर में बोलते भी थे और उर्दू भी बोलते थे, गुजराती भी लोगों से बात करते थे। तो गुजराती में कहावत मैंने उनकी सुनी है, जेना तन नोखा एना मन नोखा, जेना तन नोखा एना मन नोखा। हम में से मैंने कहा वो लोग जिनका ताल्लुक़ इंडिया से है या जो गुजराती फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं वो यकीनन इस कहावत को जानते होंगे कि हमारे बुज़ुर्ग कहते आए हैं कि जेना तन नोखा एना मन नोखा। और अगर मैं उसे आसान लफ्ज़ों में ट्रांसलेट करूं तो मतलब होगा जो आँखों से दूर चले जाते हैं, जो आँखों से दूर चले जाते हैं। 1 सेकंड जी, आप इसकी रिकॉर्डिंग कर लें मेरे टॉक शो की। अच्छा ठीक है जी, मैं ये रिकॉर्डिंग का बटन दबा दूँ। ठीक है, ओके जी। तो वही मेरा आज का टॉपिक, जेना तन नोखा एना मन नोखा, कि गुजराती फैमिली से अगर पूछें तो वो बताएंगे इसका मतलब कि जेना तन नोखा एना मन नोखा का मतलब होता है जो आँखों से दूर चले जाते हैं वो दिल से भी दूर हो जाते हैं। मगर आप किसी गुजराती फैमिली से पूछें तो वो आपको इसका मतलब ये भी कहेंगे कि जिसके खाने अलग हो जाएं, यानी वो बात कि जो खाने पे जब हमारी पूरी फैमिली साथ बैठती है तो खाने के दौरान जो एक लिंक पैदा होता है, एक लिंक जो मोहब्बत का लिंक होता है कि आपका अगर खाना किसी के साथ है ना तो वो आपके हमेशा दिल के करीब होगा। लेकिन आप अगर किसी के साथ खाना नहीं खाते, खानों के दरमियान यानी ना वो आपके साथ डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट के लिए है, ना लंच के लिए है, ना डिनर के लिए है, तो समझ लीजिए कि उसका धीरे धीरे मन भी अलग होता जाएगा, उसके दिल में आपकी मोहब्बत भी कम होती जाएगी और बहुत फासले पैदा हो जाएंगे। इसीलिए शायद मुझे आदत अभी तक है कि जब तक मेरे साथ कोई मेरा बच्चे ना हो या मेरे हस्बैंड ना हो, मैं खाना मेरे गले नहीं उतरता। और अक्सर मेरे बच्चों ने एक रट लगाई हुई है कि मम्मा आपके बगैर तो हमारे भी गले से खाना नहीं उतरता, एक निवाला नहीं उतरता। उन्होंने मेरे एक वो बना दी है चिड़ सी के मैं जब तक मौजूद ना हो डाइनिंग टेबल पे वो भी यही बात दोहराते हैं जो मैं कहती हूँ। तो देखें, ये बात से ये जाहिर होता है कि हम पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ हमारे एक्शंस होते हैं, हमारा बिहेवियर होता है, हमारी बातें होती है, वो बच्चे कितनी जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, यानी वो उनको कितनी जल्दी याद रह जाती है और ऐसी उनके जहनों में वो हो जाती है, पेवस्त हो जाती है कि वो लेसन जो अक्सर स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता वो हम अपने घरों में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, छोटी छोटी आदतों से, छोटे छोटे बिहेवियर से। खैर, मैं बात कर रही थी अपने टॉक शो की। तो मतलब ये कि जिसके खाने अलग हो जाएं वो लोग में मोहब्बत में भी कमी हो जाती है। अब खैर, जो यंगस्टर अगर मेरा शो सुन रहे हैं तो लेट मी टेल देम व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ माय टॉक शो टुडे।
I'm going to discuss the topic of out of sight, out of mind. Yes, do you believe in that? That whoever is out of sight, they goes out of mind also. अब अगर बुज़ुर्गों की इस बात पर गौर करें कि जो खाने अलग हो जाते हैं उनके दिल भी अलग हो जाते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है। तो इस बात के ऑपोजिट भी एक बात कही गई है, यानी बहुत से प्रोवर्ब्स ऐसे कि उन लोगों ने ही कहे हैं बुज़ुर्गों ने, लेकिन वो एक ऑपोजिट बात कही है। और वो अगर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ मैं, व्हेन आई से आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, देयर इज़ वन ऑपोजिट प्रोवर्ब ऑफ दैट सेज एब्सेंस मेक द हार्ट ग्रो फाउंडर ऑफ ईच अदर। यानी एक तरफ कहा जा रहा है कि किसी का एब्सेंस, किसी की दूरी आपको उस इंसान की अहमियत का अंदाज़ा करवाती है, आपको एहसास दिलाती है कि अगर वो शख्स आपसे दूर हो जाए तो वो कितनी अहमियत आपकी ज़िंदगी में रखता है। लेकिन किसी ऐसी दूरी की बात की जाए दैट इज़ परमानेंट, यानी हमारे वालिदैन का गुज़र जाना, अगर हम कहें तो अगर वालिदैन का गुज़र जाना है तो फिर ये सेकंड वाला पोर्शन इस प्रोवर्ब का कैसे एप्लीकेबल होगा कि एब्सेंस मेक द हार्ट ग्रो फाउंडर ऑफ ईच अदर। लाइक इफ़ समबडी इज़ एब्सेंस फॉर अ शॉर्ट टाइम, दैट्स ओके कि आप उसको याद करते हैं और आप उसे बुलाने के 1000 तरीके कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो हमसे जुदा हमेशा के लिए हो जाते हैं, क्या ये प्रोवर्ब उस पर एप्लीकेबल है कि फिर आप अफसोस करें कि उसके चले जाने पे आपने उसे रोका नहीं और उसकी एब्सेंस अब आपको गल रही है, तो क्या उसका फ़ायदा है। तो इस बात की गहराई को समझने के लिए क्या दूर जाने से मोहब्बत की शिद्दत में कमी हो जाती है। आपके पास 2 सलाहियतें होनी चाहिए, 2 खूबियाँ इंसान में होनी चाहिए, तभी वो इस बात की गहराई को समझ सकता है। पहली खूबी या सलाहियत कि किसी को खो देने का आपको पहले से कोई तजर्बा हो। यानी जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, किसी के वालिदैन खो जाते हैं, किसी के वालिदैन मतलब डेथ हो जाती है, तो वो अगर उस तजर्बे से हम गुज़रे हैं तो हम यकीनन इस बात की अहमियत को अंदाज़ा करेंगे कि किसी की कमी कितना बड़ा नुकसान होती है, किसी का ऐसा नुकसान जो अजाला नहीं हो सकता जिसका। हम में से बहुत से लोग अपने आप से ही मतलब वो समझते रहते हैं इसके मीनिंग और ये नहीं जान पाते कि इसमें गहराई कितनी है। तो उसके लिए मैंने कहा 2 खूबियों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले कि आपको इसका तजर्बा हो और आप कितने गुड लर्नर हो, कितने स्मार्ट है। इसलिए कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ के, किसी रिश्ते के खो जाने से कभी कोई सबक हासिल नहीं करते और अपनी बेवकूफ़ियों को दोहराते रहते हैं, ये जानते बूझते कि इनकी जो गलती या गलत फ़ैसले से उन्होंने अपना कीमती रिश्ता खोया है, वो वही गलतियां और गलत फ़ैसले बार बार करते हैं। और एक वक्त वो आता है कि वो अपने हर रिश्ते को खो बैठते हैं और खाली दामन रह जाते हैं। जैसे बुज़ुर्गों और वालिदैन पर जुल्म व सितम करना, पहले वालिद का खो जाना यानी वालिद का डेथ हो जाना, फिर भी अगर कोई सबक ना सीखे, अगर उन्होंने अपने बूढ़े वालिदैन को बुढ़ापे में इग्नोर किया है, फिर भी वो सबक ना सीखे और फिर वो अपनी माँ या बाप, वालिद में से या वालदा में से जो भी बच्चा है, फिर उसको भी इग्नोर करता रहे और फिर वो दूसरा पेरेंट भी अगर चला जाए तो फिर या फिर एक बेटे को परदेश भेजना, जैसे कि पुराने ज़माने में होता था कि लोग ये समझते थे कि हम अपने बेटे का फ्यूचर ब्राइट कर रहे हैं और हम इस तरह बाहर भेज रहे हैं, लेकिन वो इस बात को भूल जाते थे कि वो एक परदेश भेजकर उन्हें अपना कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। वो फ़ायदा उन्हें पता नहीं वो लोग इतने अरसे ज़िंदा भी रहेंगे उस दौलत को एंजॉय करने के लिए जो उनका बच्चा लाएगा, लेकिन वो तो जब होगा ना जब वो बच्चा वापस आएगा और वो परदेश भेजना और उसका पलट करना आना। और फिर ऐसे में अगर जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, वो अगर आपके पास 2 बेटे 3 बेटे, आपने पहले को भेजा, वो पलट के नहीं आया, आपने दूसरे को भेजा, तीसरे को भेजा, ये होता है बेवकूफ़ी। और फिर एक दूसरे बेटे को भी भेज देना, ये बात पे बेवकूफ़ों की तरह अपने आप को इस तरह खुशफहमी में भी मुब्तला रखना कि दूर रहकर भी वो हमारे दर्द से और हमारे हालात से वाकिफ़ है, ये इंसान की बेवकूफ़ी और खुशफहमी है। सेकेंडली, वो इस कहावत की गहराई को मैंने कहा समझ सकते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा गलत फ़ैसला कर बैठे हों कि जिसके नतीजे में वो अपना कीमती असासा खो चुके हों। फिर ऐसे लोग ही कहलाते हैं कि जो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं। पछतावे किसी चीज़ के आपको इस कहावत से बहुत करीब कर देते हैं, इसकी हकीकत समझा देते हैं कि जब आप कोई गलत फ़ैसले में कोई चीज़ खो देते हैं, जैसे कि एक जुआरी को देखें, जुआरी जुआ खेलता है, लेकिन एक ज़माना आता है कि फ़र्ज़ करे उसने अपनी बीवी दाव पे लगा दी, उसने अपनी बीवी को खो दिया और फिर पता चला, तो फिर कोई ऐसी ठोकर, कोई ऐसा किसी चीज़ का खो जाना, किसी ऐसे कीमती असासे का खो जाना, फिर आपको इस कहावत का एहसास होता है कि वाकई किसी ने कहा है कि जो आँखों से दूर चला जाए, जिसके खाने अलग हो जाए, वो वाकई हमसे दूर हो जाता है। इसमें खूनी रिश्ते का अमल दखल नहीं है। आपका चाहे लाख खूनी रिश्ता हो, चाहे खूनी रिश्ता ना हो, दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे दुनिया में बनाए हुए रिश्ते हो जैसे मियाँ बीवी वगैरह,
लेकिन कोई भी रिश्ता हो, इस पे ये प्रॉवर्ब बिल्कुल एप्लीकेबल है और मैं इस पे 100% बिलीव करती हूँ कि जिसके साथ आपके खाने अलग हो जाएं, जो अलग खाना पकाने लगे, जो अलग खाना खाने लगे, उसके दिल भी आपसे अलग हो जाते हैं। तो वफ़ा पर मैं इसीलिए कहती हूँ कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, खैर मैंने ये सबक बहुत कम उम्र में जान लिया और सीख लिया था कि रिश्तों की कदर और कीमत क्या होती है। वजह शायद मेरे गलत फ़ैसले रहे हों या हसास दिल, पर मैं ये शेर के मिसरे पर मैं बहुत फिट आती हूँ। शेर का एक जो दूसरा मिसरा है, वफ़ा पर अब भी कायम हूँ मगर मोहब्बत छोड़ दी मैंने। मोहब्बत छोड़ दी मैंने से मुराद ये है कि इस कहावत को हमेशा याद रखना कि किसी को दूर भेजने या किसी के बिछड़ने से पहले आपको यकीन हो कि जिसको आप दूर कर रहे हैं अपने आप से, वो आपका आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। यानी वो आपकी ऐसी मजबूरी होना चाहिए कि जिसके पास आप सारे ऑप्शन ट्राई कर चुके हों, आपके पास कोई और ऑप्शन ना रहे और फिर आप वो मजबूरी के तहत कर रहे हों। यानी कि आप इसकी मिसाल इस तरह ले कि एक अच्छा इंसान जो अच्छे और बुरे के फ़र्क को पहचानता है, वो जानता है गुनाह और सवाब क्या है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप किसी ऐसे इंसान को किसी ऐसा क्राइम करते हुए देखते हैं या वो ऐसे क्रिमिनल के लिस्ट में होता है जिसकी आप बायोडाटा देखते हैं या उसकी बैक हिस्ट्री देखते हैं या उसका चेक करते हैं उसकी सारा कुछ, तो आपको पता चलता है कि उसके पास्ट में वो एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसने फिर ये बैंक का डाका क्यों डाला, इतना बड़ा क्राइम क्यों किया। तो ये चालाकी और स्मार्टनेस ये तभी है कि आप ये ऑप्शन तभी कर रहे हो, कोई इंसान आखिरी ऑप्शन समझ के कर रहा हो। इसीलिए इसी तरह अपने आप से किसी को दूर करना इस शर्त पे रखें आप कि वो आपका आखिरी ऑप्शन हो, देयर इज़ नो वे आउट। यानी अगर आपका आखिरी ऑप्शन ही ये रह गया है कि आपके पास कोई हल नहीं है इसका, तो उसके बाद आप किसी को अपने आप से दूर करें या किसी को इग्नोर करें या किसी को किसी वजह से भेजें। मेरे अलावा अगर मैं बात करूं तो मैंने अक्सर बेवकूफ़ियों को गलतियों का खुमियाजा भुगतने के बाद भी बार बार ये गलतियां करते देखा है, और जब तक वो अपनी इस गलती से सबक सीखते हैं, जब तक उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम हो चुका होता है। ये वो बाजी है जो दो चीज़ों के इस्तेमाल से कामयाबी से हमकिनार करती है। यानी अगर ये प्रॉवर्ब आप चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी में कभी ना बोलना पड़े कि जे ना तन नोखा है ना मन नोखा, या जो हमसे दूर हो गए अब उनका देखो तो अब उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत भी बाकी नहीं रही, उन्हें हमारी तकलीफ़ों का भी एहसास नहीं है, तो ये बात कहने से पहले आपको दो चीज़ें हैं जो कामयाबी की तरफ ले जाती है जब आप ये गलती ना करें। यानी दिल और दिमाग की मुश्तरका कोशिश से। अगर सिर्फ दिल से काम लेंगे तो गुस्से में भी बीवी को तलाक दे देंगे, और अगर दिमाग को भी हाजिर रखेंगे तो तलाक के नुकसानात भी आपको गुस्से की हालत में भी याद रहेंगे। लालच सर चढ़कर बोलेगा तो बेटे को परदेश भेज देंगे, और अक्लमंद होंगे तो रोटी साथ खाने को अहमियत ज़्यादा देंगे। हालांकि अपनी ही जगह पर खड़े होकर अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना ही अक्लमंदी है। मिसाल दूं हमारे लोगों की, चले एक और मिसाल दूं ताकि आपको मेरी बात ज़रा शायद मुश्किल लग रही हो। हम अमेरिका आते हैं, किस लिए आते हैं? हम अमेरिका अपने खुशहाल मुस्तकबिल के लिए आते हैं, अपने बच्चों के लिए खुशहाल मुस्तकबिल के लिए, और ये हमारी स्मार्टनेस है और एक सही फ़ैसला होता है। वाकई एक सही फ़ैसला होता है कि अगर हम जानते हैं कि अमेरिका में बहुत अच्छी एजुकेशन है, हम जानते हैं कि अमेरिका में बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, हम जानते हैं कि बुढ़ापे में भी यहाँ पर मेडिकल बेनिफिट्स इतने हैं कि शायद हमारे के बूढ़े बुज़ुर्ग लोगों को अगर टीबी हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो हम पाकिस्तान में इलाज नहीं करा सकते, इंडिया में इलाज नहीं करा सकते, इससे कि वहाँ पर ये इतने ज़्यादा मेडिकल बेनिफिट्स नहीं हैं। तो ये हमारी अक्लमंदी ज़रूर होती है कि जब हम अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आते हैं, लेकिन फिर हम बेवकूफ़ी करते हैं। वो बेवकूफ़ी हम ये करते हैं कि हम इनके कल्चर को भी अपना लेते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा बेवकूफ़ाना फ़ैसला होता है। हमारे मुल्क में जिस शहर में रहते हैं, हमारे मुल्क में अगर देखें पढ़ाई का, एजुकेशन का एक सिलसिला है कि जिस शहर में रहते हैं ना, उसी शहर में स्कूल और कॉलेजेस होते हैं। वहाँ पर कोई ये तस्वुर नहीं करता कि अगर रह रहा है कराची में तो अपने बेटे को वो इस्लामाबाद भेज रहे हैं पढ़ाई के लिए। लेकिन यहाँ आकर हम इस कल्चर से इतने ज़्यादा बेवकूफ़ बन जाते हैं कि हम जानते बूझते कि हम अगर बड़े शहर में भी रहते हैं तो हम अपने इनके कल्चर और इनकी सारी चीज़ों के इतने आदी हो जाते हैं, इतने सहर अंग्रेज़ हमें लगने लगता है कि हम अपने शहरों को छोड़ के या अमेरिका के बड़े शहरों को छोड़ के अपने बच्चों को दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। क्या होता है, वो बच्चे पढ़ के आते नहीं हैं, या आते हैं तो उनको इनका एहसास हमारे से दूर रह के, जब तन नोखा न मन नोखा, तो जब खाना पीना उनका अलग हो जाता है, जब वो एक चीज़ के आदी हो जाते हैं कि अलग रहने के, अकेले के, तन्हाई पसंद के, तो बहुत सी चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो अब ये बताया जाए कि रिश्ते हम क्यों निभाते हैं।
हम साथ क्यों रहते हैं? क्या ये हम आदतन रहते हैं या हमें वाकई एक दूसरे से मोहब्बत होती है? तो इंसानी फितरत अगर क्लियरली समझा जाए, इट्स अ वेरी ट्रू फैक्ट. आई नो इट्स अ बिटर फैक्ट, मगर ये फैक्ट है कि हम में से बहुत से लोग आदत के तहत एक दूसरे के साथ रहते हैं. हमें एक दूसरे को देखने की आदत हो जाती है. हमें एक दूसरे को रात को देखने की आदत होती है, सुबह देखने की आदत होती है, नाश्ते पे देखने की आदत होती है, खाने पे देखने की आदत होती है. ये एक ऐसी मजबूत आदत होती है जो बचपन से भाई बहन साथ पल के बड़े होते, माँ बाप साथ होते, तो वो एक आदत हो जाती है. इस आदत की वजह से तो हम उस पेन को फ़ील करते हैं कि जब हमारे वालिदैन की मौत हो जाती है तो हम उस पेन को क्यों फ़ील करते हैं? इसलिए कि हमें उनकी आदत हो गई होती है. तो इसी तरह जब हम इस आदत को ख़त्म करते हैं ना, कि हम किसी को इतना दूर भेज देते हैं कि जिसके बाद हम उन्हें रोज़ाना ना देख सकें, तो ये जब इंसान की आदतें बदलती है तो वो दूसरी आदतें पुख्ता हो जाती है, इंसान तन्हाई पसंद हो जाता है. इसी तरह वालिदैन का ख्याल रखना, हम यहाँ पर आके दूसरी बड़ी गलती करते कि हम जानते कि पाकिस्तान और इंडिया में जॉइंट फैमिली है, लेकिन हम यहाँ आकर वालिदैन को ये इस वजह से नहीं लाते कि हम उन्हें मेडिकल बेनिफिट से वो कर सकें कि भाई मेडिकल बेनिफिट्स हैं, हम उनको हॉस्पिटल से एक अच्छे से अच्छा इलाज करा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं, बल्कि हम उनके कल्चर में इतने रंग जाते हैं कि हम वालिदैन का इलाज तो कराते हैं, पर इलाज के साथ साथ उन्हें ओल्ड सिटीज़न होम में, सीनियर होम्स में भी डाल देते हैं. तो ये हमारी बेवकूफ़ी, हमारी स्मार्टनेस ये तो है कि हम अमेरिका आ गए, लेकिन हमारी बेवकूफ़ी, उसके बाद सेकंड स्टेप हमारी बेवकूफ़ी है कि हम उनके कल्चर में रंग जाते हैं. हम उनके कल्चर में रंग जाते हैं और हम ये नहीं सीख पाते कि यहाँ रहकर भी हम उनकी चीज़ों से फ़ायदा किस तरह उठाएं, और हमारी स्मार्टनेस ये होनी चाहिए कि फ़ायदा भी उठाएं और हमें नुकसान भी ना हो. यानी हम यहाँ बच्चों को पढ़ाने आते तो बच्चों को ऐसी कॉलेजेस में डालें जो हमारे करीब हो, और अगर दूर की कॉलेजेस में ना डालें. बड़े शहरों में हम रहते हैं, यहाँ भी कॉलेजेस है. और दूसरा, वालिदैन को इलाज तो कराएं, उनका मेडिकल की यहाँ की पॉलिसी से फ़ायदा तो उठाएं, लेकिन उनको सीनियर होम में ना पटक कराएं. तो ये हमारा फ़र्क है कि ये मैंने कहा ना कि ये वो बाजी है जो हम जीत इसी तरह सकते हैं कि जब हमारा दिल और दिमाग दोनों साथ काम करें. सिर्फ दिल से नहीं करें कि भाई दिल चाहा कि भाई नहीं हमें ये करना चाहिए, हमें अपने बच्चे का फ्यूचर के लिए हम लोग यहाँ आए तो बच्चों को दूर भेज दें, चले कोई बात नहीं, हम अपने वालिदैन को अगर नर्सिंग होम में रखेंगे तो उनकी ज़्यादा केयर होगी. ये सब वो बेवकूफ़ियाँ हैं जो हम एक बार नहीं बार बार करते हैं, और हम इनके कल्चर में रंगने की वजह से हम अमेरिका आके भी हम लॉस में रहते हैं, तन्हा रहते हैं. तो हमें ये सिचुएशन को कभी नहीं हैंडल करने का सोचना चाहिए कि जिना तन नोखा इना मन नोखा. कुछ भी करें, एक वक्त होना चाहिए पूरे दिन में जब आपकी फैमिली, आपके वालिदैन आपके साथ हों, आपके बच्चे आपके साथ हों, चाहे वो किसी तरह भी कहाँ भी 2 घंटे की ड्राइव करके पढ़ने जा रहे हों, और आपके वालिदैन चाहे कितने ही बूढ़े हो चुके हों, उनको सीनियर होम में भेजने की जगह उन्हें अपने घर के साथ रखें. इसलिए कि ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती है. जैसे कि मैंने बताया कि मेरे बच्चे ने मेरे ये बात से इफ़ेक्ट लिया कि मैं बोला कि मेरे गले से एक निवाला अपने बच्चों के बगैर नहीं उतरता, कोई ना कोई मुझे डाइनिंग टेबल पे चाहिए. तो जिस तरह बच्चों ने सीखा, तो बच्चे जब ये देखेंगे ना कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, यानी वो देखेंगे कि ग्रैंड माँ और ग्रैंड फादर भी हमारे साथ है बुढ़ापे में, तो उनके दिमाग में ऑटोमेटिक ये आएगा कि हम लोग भी जब बड़े हो जाएं तो हमें भी अपने पेरेंट्स के साथ रहना होगा. बस वेरी गुड एग्जांपल. तो ये जो चीज़ें हम देखते हैं ना, हम एक तरफ तो फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, हम बड़ी खुशफहमी में रहते हैं, ओ हमें अमेरिका का वीज़ा मिल गया, हमारे बच्चे तो पढ़ लिख के ऐसी बड़ी जगहों पे जाएंगे, हमारे तो वालिदैन को भी हम बड़ा अच्छा इलाज कराएंगे. मगर बेवकूफ़ी ना करें ना, उस फ़ायदे को ख़त्म करके जब बेवकूफ़ी करते हैं हम, तो वो हमारे सारे फ़ायदे जो होते वो ख़त्म हो जाते हैं. इसलिए कि अमेरिका में ये है कि अमेरिका में बच्चे परिंदों की तरह है. वो परिंदे जो एक दफ़ा उड़ना सीख जाएं और उनको 16-17 साल में हम अकेला छोड़ देते हैं, तो ये वो परिंदे हैं जो कभी वापस नहीं आते. वापस आते तो वो टेम्परेरी मेहमानों की तरह आते, जिन्हें एहसास नहीं होता. अब एक फ़र्क आप इमोशंस को देखें ना. अब मैं अगर आपको उसको साइकोलॉजिकल तौर पे बताती हूँ, चलें साइकोलॉजिकल तौर पे हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल तौर पे इसका क्या मतलब है कि अगर हम वो करते हैं, बच्चों को इस तरह करते हैं, या अगर हम तन नोखा मन नोखा वाली बात पे अमल भी करते हैं, तो हमारा इसमें क्या फ़ायदा है. तो साइकोलॉजिकल तौर पे अगर देखें ना, तो सबसे बात आती है पहले इमोशंस की. इमोशंस क्या है, सारे जज्बे क्या हैं. ये जज्बे, मैंने कहा, ये वो जज्बे हैं जो आदत के तहत पलते बढ़ते हैं. इंसान को जैसी आदत डाली जाती है वो वैसे ही करता है. जब आदतें चेंज कराई जाती है, शुरू में वो होमसिक होगा. आप अपने बच्चे को देखें, आप दूसरे शहर में पढ़ने भेजेंगे, शुरू में बड़ा होमसिक हो जाएगा, नहीं वो सबको मिस करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन एक इमोशन की एक हद होती है.
इमोशन एक हद पे जाके यहाँ तक कि कहा गया है कि साइंटिफिक तौर पे कि अगर इंसान का अपना कोई मर जाता है ना, 90 डेज़ इज़ द एक्सपायरी डेट। 90 डेज़ के बाद उसके पेन में कमी आ जाएगी। वो चाहे कितना ही वो करता हो, कितना ही प्यार करता हो अपने वालिदैन को या किसी को, 90 डेज़ इज़ द एक्सपायरी लिमिट। उस 90 डेज़ को ख़त्म होने से पहले ऐसे वो लोग, ऐसे वो रिश्ते जो आपसे दूर हैं, उनको करीब कर लें। अगर 90 डेज़ एक दफ़ा कोई आपके बगैर रहने का आदी हो गया ना, फिर आप उसको कितना ही कोशिश करें, आप दोबारा उस मोड़ पे उस इमोशंस को वापस ज़िंदा नहीं कर सकते। जो इंसान रोज़ाना साथ खाना खाता है, साथ रहता है, करता है, तो उसके बाद वो इमोशन ज़िंदा नहीं हो सकते। तो जिस तरह हर चीज़ की एक्सपायरी डेट है, 90 डेज़ इज़ द इमोशंस एक्सपायरी डेट। और इंसान के इमोशंस का ये है, इंसान एक चीज़ पे बहुत डिपेंड करता है। उसके हर तजर्बों का एक ही एंड होता है। जैसे मूवी का एंड होता है, ऐसे हर तजर्बों का एक ही रिएक्शन होता है। जब वो किसी को खोता है या कोई सिचुएशन उसके लिए पेनफुल हो जाती है, तो फ्राइट या फाइट करने का मतलब है कि वो अगर अपनी गलती का अंदाज़ा कर लेता है कि मैंने ये गलत फ़ैसला किया है, किसी माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करके या माँ बाप के साथ जुल्म करके, अगर मैंने अपने बाप को खोया है या माँ को खोया है, तो दूसरा जो मेरे पास पेरेंट है, यानी दूसरे अगर वालिद बच गए, तो मैं उनकी इतनी खिदमत करूं कि जब उनका इंतकाल का वक्त आए तो मेरे दिल में पछतावा ना हो कि मैंने कहीं अपनी खिदमत में कमी कर दी। तो इसीलिए, और इस तरह बच्चों के लिए 90 डेज़ एक्सपायरी डेट है। उसके ख़त्म होने से पहले अगर आपको एहसास होता है तो आप प्लीज़ उनको अपने करीब कर लें। ये छोड़ दें, आप उनको एजुकेशन के लिए यहाँ तो लाएं, लेकिन जो इंसान अपने आप से मोहब्बत नहीं कर सकता ना, अगर हम अपने आप से मोहब्बत करते होते और इस कल्चर में गुम ना हो जाते, तो हम ये कर रहे होते कि हम बच्चों को अमेरिका तो लाए, हमने उनकी भलाई भी सोची, लेकिन साथ में हम अपने बुढ़ापे की भलाई भी सोच रहे हैं कि हम उनको एक हद से ज़्यादा दूर जाने नहीं दे रहे। वो 90 डेज़ की एक्सपायरी डेट से पहले हम उनको अपने करीब रख रहे हैं और अपने वालिदैन को अपने साथ रखें, ताकि वो लोग एग्ज़ाम्पल देखें कि हमारे पेरेंट्स हमारे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ रहते हैं, यही सबक वो सीखें। तो फ़ायदा ज़रूर उठाएं। बहुत सी चीज़ें दुनिया में आपको ऐसा मिलेगी, ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन उस वक्त आपको अपने दिल के साथ अपने दिमाग को भी एक्टिव रखना है। आपने देखना है कि मैं इससे फ़ायदा तो उठाऊं, लेकिन इस तरह फ़ायदा उठाऊं कि मुझे कोई नुकसान ना हो। अगर हम ये सबक जानते होते, ये बात को जानते होते कि जिना तन नोखा है ना मन नोखा, जिसके खाने अलग हो जाए उनके दिल भी अलग हो जाते हैं, तो हमारे नर्सिंग होम जो अमेरिका के हैं ना, ये सब हमारे सीनियर सिटीज़न होम भरे हुए नहीं होते। क्या हमें इन सीनियर होम्स में, इन नर्सिंग होम में अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा? हमें नज़र नहीं आ रहा कि हम कितना बड़ा नुकसान अपने आप का कर रहे हैं? जब हम यहाँ पर आते हैं और बच्चों को दूर भेजते हैं, तो क्या हमें नुकसान नज़र नहीं आ रहा? बेशक अभी नहीं है हम इस नर्सिंग होम में, क्या पता अगर हमने ये गलती की और इस कहावत को सीरियसली नहीं लिया और अपने बच्चों को दूर भेज दिया, तो हमारा फ्यूचर क्या होगा? वी विल बी इन द नर्सिंग होम डेफिनेटली। इससे कि ज़रूरी नहीं है कि दो पार्टनर है जो मियाँ बीवी या बच्चे के जो वालिदैन है वो एक साथ ही मरेंगे। कभी ना कभी कोई एक में से एक पहले जाएगा, एक बाद में जाएगा। सोचे जो पहले चला गया उसने तो जान छुड़ा ली ज़िंदगी से, लेकिन जो बाद में रह गया उससे कौन ख्याल रखेगा? तो इसीलिए इस बात को याद रखिए, जिना तन नोखा है ना मन नोखा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, इट्स अ रियल थिंग। तो इसके लिए कभी भी अपने आप को इस बात से अलग ना कीजिए कि 90 डेज़ की एक्सपायरी डेट तक तो अपने बच्चों को वो दें। कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं कुछ जा रहे हैं स्कूल के ज़रिए, ओके, लेकिन इस एक्सपायरी डेट से पहले उन्हें दोबारा कॉल कर लें, उन्हें अपने पास बुला लें, चाहे कितना कम पैसे मिले, कुछ मिले। अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए इससे पहले कि वो अल्लाह मियाँ के पास पहुँच जाएं। तो ऐसी कोई पछतावे ना अपने पास रखें। हमेशा याद रखें कि ये कहावत बेशक इंडियन कहावत है, पाकिस्तानी कहावत है, लेकिन ये कहावत बहुत अच्छी है और बहुत समझने की है। इससे कि जब तक हम ये कहावत नहीं समझेंगे, हम इसी तरह अमेरिका आके अपना फ़ायदा सोच के खुशफहमी में रहेंगे कि हम अपना फ़ायदा कर रहे हैं, लेकिन असल में हम नुकसान कर रहे हैं अपना। हम फ़ायदा भी करना हो तो नुकसान ना कीजिए अपना। इन चीज़ों को याद रखिए। जिना तन नोखा इना मन नोखा, एक आराम सी बात है। मैंने जो फ़ाइट का बताया, मैंने फ़ाइट का तो बताया कि हम ये करेंगे, फ़ाइट के दोबारा गलती नहीं करेंगे, एक बच्चे को भेज दिया दूसरे को नहीं भेजेंगे। लेकिन उसके अलावा फ़्राइट क्या होता है? फ़्राइट होता है इंसान की एक वो चीज़ कि जिससे जब वो उसको ख़तरा महसूस होता है ना किसी चीज़ से, तो वो उसको इग्नोर करने लगता है,
वो अपने आप को इस खुशफहमी में रखता है कि नहीं अभी भी कुछ मामला नहीं बिगड़ा। अब आप देखें ना, किसी के अगर दाढ़ में दर्द है, कैविटी है, वो इलाज नहीं कराना चाहता, उसे पता है कि इलाज के बाद इतना पेन होता है, ये होता है, वो उन लोग मेरी ये दाढ़ निकाल देंगे, पता नहीं कितने दिन तक दर्द होता रहेगा। तो वो एक और ऑप्शन करता है कि वो उस जगह से खाना बंद कर देता है, उससे इग्नोर करता है उस जगह को, कि जैसे उसको पता है कि इधर दर्द है तो वो हमेशा खाना दूसरी साइड से खाएगा। तो वो इग्नोरेंस भी चीज़ है, तो वो इग्नोरेंस करके भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होना है। अगर आप इग्नोरेंस कर रहे हैं और एक बच्चे को भेज के आप समझे कि नहीं ये आपका वहम है कि वो बच्चा बदल गया है, आपने दूसरा भी दाव पे लगा दिया, तो ये इग्नोरेंस आपको नुकसान ही करेगी। ये इग्नोरेंस का मतलब असल में तो ये है कि आपकी स्मार्टनेस ये है कि आप उस दाढ़ को ही निकाल दें ना, उस दाढ़ को निकालें और फिर अपने सारे दांतों का, दाढ़ों का खास ख्याल रखें, उसको ख़राब ना होने दें, उसको गंदा अंडा ना बनने दें। तो मेरा आज का यही है, दिस इज़ वेरी गुड राइट, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। यानी जिसके साथ आपका न तन नोखा है ना मन नोखा, जिसके साथ आपका खाना पीना अलग हो गया, इट डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस के खून का रिश्ता या कोई भी है, दर्द में कमी हो जाती है। किसी का आप एक्सीडेंट लाइवली देखो तो आप वो जो पेन फील कर सकते हैं वो किसी को बताने वाले को, सुनने वाले को वो पेन फील नहीं होगा। तो जो करीब रहते हैं ना, जो वो उस दर्द से आशना रहते हैं, जो दूर होते हैं ना, वो उस दर्द को अल्फाजों में आप पहना दो तो वो फील नहीं कर सकते। ये एक हकीकत है, ये इंसान के फीचर, बिहेवियर, उसके एबिलिटीज़ और सब काउंट करती है इसी में। इंसान का बिहेवियर ही ऐसा है, या तो वो इग्नोर करेगा या फाइट करेगा, या फिर उस पेन को भूलने की कोशिश करेगा, खुशफहमी में रहने लगेगा। लेकिन एंड को आप भूल नहीं सकते। नर्सिंग होम को भरने से बचाइए अपने एशियन लोगों की उससे, और अपने फ्यूचर को याद रखनी है, अपने कल्चर को याद रखिए। यहाँ आकर अपने कल्चर को मत भूलिए, इसलिए कि जना तन नोखा है ना मन नोखा। ज़बरदस्त, तन नोखा मन नोखा, तो मुझे इतना खैर बात समझ में नहीं आई, लेकिन मैं शायद इसका जो है ना वो टॉपिक बदल देता हूँ, फैमिली सिस्टम को जोड़ के रखना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। एग्जैक्टली, फैमिली सिस्टम को जोड़ के रखना। और बहरहाल उप्स, ये आपका फ़ोन खुद ब खुद ही बोलने लगा मेरी बातें सुन के। जी हाँ, ये फ़ोन पे मैंने रिकॉर्डिंग लगाई थी, आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड। ये क्या मैजिक हो गया कोई? ये इसमें से कैसी आवाज़ है? आपको पता है, आप लोगों को एक बात शेयर करूं, जिस वक्त हमने वो मैजिक का मैंने टॉपिक किया था 2-3 दिन पहले, मैजिक वर्ड्स का, 2 वीक पहले, हाँ 2 वीक पहले, आपको यकीनन हैरत होगी कि 40 मिनट्स की सीडी में हमारे 2 आवर का शो रिकॉर्ड हो गया। एंड आवर इंजीनियर वाज आल्सो वेरी शॉक्ड कि उसमें पूरा 2 आवर्स का कैसे रिकॉर्ड हो गया। उसने भी यही कहा कि शायद आई डिड द शो टॉक शो 80 मिनट्स की यूजुअल जो सीडीज आती हैं वो 80 मिनट्स की होती है, और है, हमारा 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स। हाँ 120 मिनट्स वो उस पर रिकॉर्ड हो गया। और हमारे इंजीनियर ने ये कहा कि मे बी सोफिया डिड द शो ऑन मैजिक वर्ड्स, दैट्स द मैजिक हैपन विद द सीडी। बिल्कुल। तो बहरहाल आपने जो बातें बताई बहुत अच्छी हैं। फैमिली सिस्टम जो है ना वो टूटता जा रहा है आजकल के दौर में, पाकिस्तान में भी टूटता जा रहा है और अमेरिका में भी जो है ना वो प्रीटी मच टूटता जा रहा है। लेकिन कोशिश है उसको हमेशा जोड़ के रखनी चाहिए, क्योंकि जुड़ा हुआ फैमिली सिस्टम जो है ना वो एक बहुत लाइफ को आपकी कंफर्टेबल बना देता है। एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना और अपने बच्चों को अपने साथ अपने मरने तक, पहले तो यही होता था ना जब भी कोई जा रहा होता था दूसरे जहाँ की तरफ। जी आप कॉल ले लें, मेरी बात तो खैर मैं कंटिन्यू आपकी बात सोनी दर्ती और अनैर, क्या हाल है बहन आपका? सोनी दर्ती और अनैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रुबीना। पहले तो अप्रैल फूल बहुत बहुत मुबारक हो। किसी ने आपको मुबारकबाद नहीं दी। और दूसरा ये कि रजब को बहुत बहुत मुबारक, रजब की बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा। और दूसरा ये कहना था कि आपने जो अभी कहावत बोली है उसको उर्दू में हम कहेंगे आंख ओझल पहाड़ ओझल। हाँ ये भी है, हाँ आंख ओझल पहाड़ ओझल। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही, ये भी है। और तीसरा ये कि आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, आज गाने भी बहुत अच्छे थे और आपका टॉक शो सुन के बहुत अच्छा लगा। वाकई अगर घरों में भी अपनी अपनी अलग 4 फुट की मस्जिद बनाना शुरू कर दे हर कोई, तो घरों में वो प्यार वो मोहब्बत नहीं रहती। और आप जो कह रही हैं कि यहाँ पे अमेरिका में ओल्ड होम है, आजकल तो पाकिस्तान में भी ओल्ड होम है। हाँ ये तो वही बोल रही हूँ, वहाँ का यहाँ का कल्चर वहाँ भी ट्रांसफर हो रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों में वो पेशेंस खत्म हो गया। हम लोगों में प्यार मोहब्बत जो हमारे अंदर होना चाहिए ना अपने रिश्तों को लेकर, वो खत्म हो गया। आजकल बहन भाई जो है ना वो इकट्ठे एक जगह पे नहीं बैठ सकते।
बहन भाई का तो मैं खैर कहूंगी कि जब सबकी शादियां हो जाती सब अलग हो जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स पे मैं जरूर जोर दूंगी कि पेरेंट्स को साथ रखना चाहिए। पेरेंट्स की वाकई पेरेंट्स की ड्यूटी है कि अपने बच्चों को जोड़ के रखें फैमिली को। बिल्कुल सही है। एक तस्बीह की तरह बना के अगर हम अपने बच्चों को नहीं रखेंगे तो बच्चों को नहीं समझ आएगी कि उन्होंने कैसे रहना है। दादा दादी भी हैं, नाना नानी भी हैं, सारे रिश्तों के। ये मेरा ख्याल है रूबीना जी, हम इनको पढ़ने भेज देते हैं ये सोचे समझे बगैर। जब हम उनको कुछ सिखाते नहीं है तो उनको हम ब्लेम तो नहीं कर सकते ना। हम कहते हैं कि हाँ तुम्हारे को यहाँ पढ़ने जाना है, ये बहुत अच्छा कॉलेज है। ये नहीं कहते कि भाई तुम शिकागो में हो तो शिकागो में पढ़ो। वाई? हाँ ये तो है। ये फैमिली सिस्टम को जो टूटता जा रहा है, मेरा ख्याल है इस फैमिली सिस्टम को तोड़ने में जो ना ये नई टेक्नोलॉजी का बहुत हाथ है, क्योंकि नई जो जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी में इतनी इन्वॉल्व हो गई है कि वो हर चीज़ को भूल गई है कि उसके इर्द गिर्द उसके बहन भाई, पेरेंट्स और रिलेटिव्स, दोस्त अहबाब सब हैं, वो टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हो गई। तो मेरा ख्याल है ये अगर टेक्नोलॉजी को जो है ना वो थ्रो आउट कर दिया जाए तो हमारा फैमिली सिस्टम जो है ना वो इतना टूटेगा नहीं। टेक्नोलॉजी तो कहीं भी इस्तेमाल की जाती है। टेक्नोलॉजी अगर आप कह रहे हैं तो टेक्नोलॉजी तो आप अपने घर में बैठ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बच्चे हैं जी, कि जब से सेलर फोन आया ना, हम लोग तन्हा होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, ये टेक्नोलॉजी फैमिली से कट ऑफ होते जा रहे हैं। अपने बच्चों का हमें होश नहीं है, अपना होश नहीं है हम लोगों को कि खाना किस वक्त खाना है या क्या। इतना हम लोग महव हो जाते हैं, कोई चैटिंग कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पे है, कोई कहीं है, कोई कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया जितनी छोटी होगी है उतनी दूरियां इंसानों में ज्यादा होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग दूर होते जा रहे हैं रिश्तों से भी, अपने आप से। घंटों अकेले। बहुत शुक्रिया रूबीना जी, बहुत अच्छे कमेंट्स थे। इनको 5 मिनट दीजिए। इनको भी कुछ थोड़े से मिनट दे देने चाहिए। जी, तो यही मैं कह रही थी कि इसके लिए हमें सोचना चाहिए। और टेक्नोलॉजी, आई डोंट नो टेक्नोलॉजी, लेकिन हमें अभी से भी कंट्रोल करना चाहिए अपने बिहेवियर को और अपने आप को इसका एक एग्जाम्पल बना के अपने बच्चों के सामने पेश करना चाहिए मेरे ख्याल में। मतलब ये कि फैमिली सिस्टम को जोड़ के रखना या अपने साथ रखना जो है ना वो आपके हाथ में है। प्रीटी मच आप उसको अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग अपनी विल पावर चाहिए। हेलो आप बात करना चाहते हो तो मैं छोड़ दूं आपको कॉल करने के लिए? शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलें, ओके। अगर किसी को इस बारे में बोलना है, कुछ बताना है तो ज़रूर बताएं। मेरा ये ख्याल था कि हमें इस बात को याद रखना चाहिए, कम से कम ऐसा दूर नहीं करना चाहिए कि खाना पीना अलग हो जाए। और मैं इसके लिए हमारी औरतों को भी कहूँगी, हमारी औरतें अमेरिका में आके और बहुत फैल जाती है, लेकिन अगर अमेरिका में भी 2 भाई साथ रहते हैं, 2 भाई अगर 2 फैमिलीज़ यहाँ पर है, तो मैं प्रेफर करूँगी कि इन सारी दुश्मनियों को भुला के, चालाकियों को और ख़ानदानी पॉलिटिक्स को भुला के आप अपनी जेठानी को भी बर्दाश्त करें, अपनी देवरानी को भी बर्दाश्त करें और अपने साथ रखें। जब बच्चे इतना जॉइंट फैमिली देखेंगे ना तो फिर वो अलग होने की बातें करने से डरेंगे और सोचेंगे ये हमारे कल्चर से मैच नहीं करता। तो थोड़ी सी बर्दाश्त ये भी पैदा करें कि देवरानी जेठानी को भी अपने साथ ही रख लें। सोनी धरती और अनैर, आप भी बर्दाश्त करें मेरे कॉल फोन का, आप हैंग अप कर देते हो। अच्छा बोलें सर जी, क्या बोलना है जी? बोलें, अभी आप ऑन एयर हैं। अब जब बोल रहे हैं तो आप बोल नहीं रहे, आप ऑन एयर हैं, फोन पर हैं। आप क्यों मेरे खफा हैं? अरे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन नहीं रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं, आप ऑन एयर हैं, पूरा शिकागो सुन रहा है आपको। मेरी बहन, मैं बात करना चाहता हूँ कि आप हर बार मेरा फोन डिस्कनेक्ट कर देते। नहीं, आप बोलें, चलें बोलें। हेलो, अब जब बोल रही हूँ तो बोल नहीं रहे। चलें, खैर काफ़ी टाइम दिया आपको बोलने के लिए, लेकिन आप कुछ बोलना नहीं चाहते, कमेंट्स नहीं करना चाहते हैं। बेसिकली फ़ोन करने का मकसद तो यही होता है ना था कि आप कोई बात हमारे साथ शेयर करें, कोई जोक शेयर करें, कोई शेर सुनाएं, कोई फरमाइश करें, कोई टॉक शो पे तबसरे करें, कोई पॉलिटिकल बात करें। यही बात करने का मकसद होता है, वरना हम हेलो करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेंगे कमर्शियल ब्रेक, फिर थोड़ी पॉलिटिकल बातें भी होंगी। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी, जी हाँ, जो लोकेटेड है 2305 वेस्ट डिवान एवेन्यू शिकागो पे। जब इसका नाम आता है तो एक ही नाम जहन में आता है, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई का, जो शिकागो के पान स्पेशलिस्ट है। पान फ़ोन कार्ड्स, पान के पत्ते होलसेल में चाहिए हो आपको, या अपनी किसी भी तकरीब में पान की कैटरिंग करानी हो, क्योंकि पान की कैटरिंग में अक्सर मेहमानों की फरमाइश आ जाती है कि पान खाएँगे खाने के बाद, तो इफ्तिखार भाई को याद रखें, वरना ऐसा ना हो कि तकरीब ख़राब हो जाए, कोई पान जो है ना अच्छे ना लगाएं। तो
तखार भाई का नंबर नोट कर लें 773-817-9791। शिकागो के पान स्पेशलिस्ट है तखार भाई। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी ना सिर्फ एक अनमोल ग्रोसरी स्टोर है बल्कि 100% ताज़ा ज़बिया लाल गोश्त का मरकज़ भी है, जहाँ रोज़ाना ताज़ा गोश्त इनके अपने किंग्समैन स्लॉटर हाउस से आयशा पटेल की निगरानी में ज़िबा होकर अनमोल ग्रोसरी आता है। शरिया बोर्ड शिकागो से तस्दीक शुदा है। फ्रेश पकाएं, फ्रेश खाएं। अनमोल से ग्रोसरी और गोश्त लाइन का एड्रेस है 2753 वेस्ट डिवान एवेन्यू शिकागो। रोज़ाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। इनका फ़ोन नंबर है 872-208-3373। साबरी निहारी, शुरू से अब तक खानों का एक जैसा मेयार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। साबरी निहारी फ़ाइन डाइनिंग का शिकार, पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तानी खानों का लुत्फ़ उठाएं जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे। साबरी निहारी चलाएं। इनका एड्रेस है 2500 वेस्ट डिवान एवेन्यू शिकागो इलिनॉय। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए कॉल करें 773-465-3272 या उनकी वेबसाइट विज़िट करें www.sabrinihari.com। RK कारपेट्स एंड फ्लोरिंग, जहाँ सारे शहर में घूम के देख लें, आपको RK कारपेट्स एंड फ्लोरिंग जैसे प्राइस कहीं नहीं मिलेंगे और आपकी तलाश ख़त्म होगी RK कारपेट्स एंड फ्लोरिंग पर ही आके, जो लोकेटेड है 6346 नॉर्थ क्लेमॉन्ट और डिवॉन के कन्वीनियंट लोकेशन पे मौजूद है। ये हमारे अपनी ही नेबरहुड में। यहाँ पे रविंदर सिंह रवि होते हैं। उनका फ़ोन नंबर है 773-988-0348। कारपेट्स या रग की कोई भी नीड हो तो सबसे पहले RK कारपेट्स एंड फ्लोरिंग ही जाए। सोनी दत्ती और अनैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैंने आपका इसलिए कॉल किया था कि आपको कह सकूं, आपका जो है बहुत अच्छा टॉक शो था और मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था कि लास्ट टाइम आपने अपना पॉलिटिकल असाइनमेंट में किसी को बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। हाँ, हमने प्लान किया था यही ऐसा ही कीजिएगा। आपका जो है ना लास्ट जो लास्ट वीक मैंने सुना था, बहुत अच्छा दिया था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। और ये बहुत अच्छा किया था आपने कि लास्ट टाइम आपने किसी को नहीं लिया था। बिल्कुल आपके भी ऐसे ही कीजिएगा। और बहुत शुक्रिया तारीफ का, थैंक यू सो मच जी। और आपका आज का भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आप अपना नाम बताना पसंद करेंगे आप अपना या नहीं? बिल्कुल, मेरा नाम यास्मीन है जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया यास्मीन साहिबा, बहुत शुक्रिया। जी, मैं गर्मी में रहती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह जी। लेकिन आपका हम लोग बहुत शौक से प्रोग्राम सुनते हैं हर वीक, तो लास्ट वीक भी मैंने सुना था, आपका बहुत अच्छा था। और इंशाल्लाह आप अभी किसी को लेंगे नहीं दोबारा आप। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, चलिए, खुदा हाफिज। ओके जी, खुदा हाफिज। सोनी दत्ती और अनैर। वालेकुम सलाम। आपका टॉक शो बहुत शुक्रिया, पसंद आया, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। बहुत शुक्रिया। और मैं लेट आया, बहुत मेरा एरिया बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। क्या आपका प्रोग्राम तो क्लियर आ रहा है या कुछ डिस्टर्बेशन है? नहीं, यहाँ पर तो बिल्कुल सही आ रहा है। अगर आपको नहीं सुना, आपने YouTube पे जाके सुन लीजिएगा। अच्छा। मतलब मैं इसको मैं रेडियो से कुछ खराब है क्या? नहीं, कुछ यहाँ तो कनेक्शन खराब नहीं है। आप अपने सेल फोन पे लगा लीजिए इसको। अच्छा, हाँ मैं कुछ देखता हूँ। और तो करिए, बस बिल्कुल ठीक ठाक है मंसूर भाई। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। जी, मेरे कुछ और ऐड रह गए हैं और फिर थोड़ा सा पॉलिटिकल बातें। अभी एड्स मेरा ब्रेक था, आपने कॉल ले ली थी। इटालियन एक्सप्रेस ने ख़वातीन को वीकेंड पे खाना पकाने की छुट्टी दे रखी है। इटालियन एक्सप्रेस ग्लेंडल हाइट अब 3 दिन जुमा हफ्ता इतवार को बुफे लगाते हैं। शाम 12 बजे से 4 बजे तक 1199 में जितना चाय खाएं, पूरी फैमिली के साथ वीकेंड का लुत्फ़ उठाएं इटालियन एक्सप्रेस में जाके। ये लोकेटेड है 2041 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट्स। उनका फ़ोन नंबर है 630-539-7600। किंग्समैन स्लॉटर हाउस, हलाल ट्रांजेक्शन ऑफ यूएस है, सदका हकीका कुर्बानी। अपनी किसी तकरीब के लिए ताज़ा अपनी निगरानी में बकरे से बकराएं या खुद ये फरीज़ अंजाम दें या पटेल साहब को बोल दें वो छुरी चला देंगे। पूरी फैमिली के साथ किंग्समैन स्लॉटर हाउस जाएँ, पिकनिक भी मनाएं, ताज़ा बकरे का गोश्त भी साथ लाएं। शरिया बोर्ड से मंजूर शुदा है। रिटेल और होल सेल से भी कम कीमत में आपको यहाँ पे बकरा मिल जाएगा। इनका एड्रेस है 6260 साउथ किंग्समैन रोड, किंग्समैन इलिनॉय। मंडे थ्रू फ्राइडे सुबह 7 बजे से 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। फ़ोन करें 773-610-4995। विंग जोन, जमी ज़बी हलाल ओरिजिनल और बोनलेस एंड विंग्स एंड बर्गर लंच स्पेशल रोज़ाना के पास होता है 11 बजे से 4 बजे तक। 599 में बर्गर, विंग्स, फ्राइज़, ड्रिंक और 65 सेंट्स के विंग्स मिलते हैं। पीर और बुध को शाम 6 बजे से क्लोजिंग तक। विंग जोन की अब 3 लोकेशन हो गई हैं और रीजनल लोकेशन है 2115 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट्स। इसका फ़ोन नंबर है 630-635-2280। स्कोकी में इसकी दूसरी लोकेशन 3612 वेस्ट 2 ही और तीसरी लोकेशन है इनकी लंबार्ड में जो 413 ईस्ट रूजवेल रोड लंबार्ड में है। जी, कमर्शियल ब्रेक पूरा हो गया। अब थोड़ी सी पॉलिटिकल बातें भी हो जाएं। पॉलिटिकल बातें बहुत ज़रूरी हैं, थोड़ा सा टाइम रह गया है और आप जो है ना वो कॉल ले लीजिएगा। ओके जी, बिल्कुल।
कॉल अभी मैं बिल्कुल नहीं लूँगी पॉलिटिकल सेगमेंट में, नो सॉरी, नो कॉल्स। लंदन पर दहशतगर्द हमला हुआ था पिछले दिनों, आप इस पे बात करना चाह रहे थे। आई एम सॉरी कि वो बात नहीं हो सकी थी, तो आप उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो है ना वो सामिन गुज़िश्ता हफ्ते मुख्तलिफ मीडिया कवरेज जैसे CNN, BBC, फॉक्स, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट वगैरह में इस हमले के मुतालिक सुनता, पढ़ता और देखता रहा। कभी कभी मुझे अमरीकी और यूरोपीय मीडिया के तबसरों पे जो है ना तज्जियों पे तबसरों पे ज़ोर ज़ोर से हंसने का दिल चाहता है, क्योंकि ये मीडिया हाउसेस सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की किरदार कशी में मसरूफ़ हैं। एक सोचे समझे प्लान एंड ऑफ कोर्स भारी मुआवजे के वजह ये प्लान चल रहे हैं। तो मैं जो दूसरी तस्वीर थी इसकी जो किसी ने भी नहीं बताई, वो मैं बताता हूँ आपको। बड़ी जो है ना वो लंदन पे जो हमले हुए और अभी तक उस पर तबसरे चल रहे हैं और अभी पता नहीं कितने साल तक और चलाते रहेंगे इस बात को, और मुसलमानों की किरदार कशी करते रहेंगे और आईसिस से मिलाते रहेंगे इस बात को और क्या क्या कुछ करते रहेंगे। लेकिन एक जो असल जो उसकी बात थी कि एक आदमी जो कन्वर्टेड मुस्लिम था क्रिश्चियन से, और वो कन्वर्ट ऐसे हुआ कि उसको सऊदी अरब ने जो है ना वो इंग्लिश टीचर की ऑफ़र करी ना, तो अच्छे पैसे दे रहे थे इंग्लिश पढ़ने के लिए, वो चला गया इंग्लिश पढ़ाने के लिए बच्चों को, चला गया। अमेरिकन था, तो वो सऊदी अरब में उसने इस्लाम देखा, लोगों को देखा, अच्छे अखलाक देखा, उनकी जो है ना वो उनके इन्वायरमेंट से मुतासिर हुआ, तो इस्लाम कबूल कर लिया उसने कि भाई ये इतने अच्छे लोग हैं मुस्लिम, तो उसने बोला चलो यार ये तो बहुत अच्छा मज़हब है। वो टीचर बन के गया था वहाँ पे, इस्लाम कबूल कर लिया उसने कि उसने अच्छे होने की वजह से उसका टीचर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, वो वापस आ गया, लंदन आ गया और मुसलमान बन के रहने लगा। कभी भी किसी भी दहशतगर्द तंजीम के साथ इसका कोई राब्ता नहीं था। ये रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसका कोई किसी भी तंजीम के साथ राब्ता नहीं था, कभी भी किसी को इस पर कोई चार्जेस भी नहीं थे दहशतगर्दी से रिलेटेड। लेकिन अगर मुस्तकिल आपका मीडिया, यानी आपका मीडिया, जब मैं कहता हूँ कि यहाँ का मीडिया इस्लाम के ख़िलाफ़ इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा करता रहेगा, तो किसी भी मुसलमान को गुस्सा आता है। उसकी जो है ना उसके लिए जो कोई टेररिस्ट या रेडिकलाइज होना ज़रूरी नहीं है। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है अपने मज़हब से मुतालिक गलत बातें सुनकर, और सबको आता है, मुझे भी बहुत आता है। सबके इजहार का तरीका मुख्तलिफ होता है, तो उसका रोड पर निकल के लोगों पर हमला करना उसके गुस्से का इजहार था। जैसे जो है ना वो आपको याद होगा ना, डेलन रूफ ने जो है ना अपने गुस्से का इजहार क्या किया कि चर्च में जाके 9 काले लोगों को मार दिया। उस वक्त किसी ने कुछ बोला नहीं बोला। जैसे एडम लेंजा ने अपने गुस्से का इजहार ऐसा किया कि सैंडी हुक में एलिमेंट्री स्कूल में जाके 29 बच्चों को कत्ल कर दिया। मगर ये यूरोपीय और अमरीकी मीडिया ने फ़ौरन इसके ताने बाने मिलाए आईसिस से। भाई वो तो गुस्से का इज़हार कर रहे हैं ना, इसलिए कि आप मुस्तकिल इस्लाम को बोलते रहते हैं। अभी पिछले दिनों भी जो है ना वो अक़वाम मुत्तहिदा जो है ना सेक्रेटरी जनरल ने एक बयान दागा कि जो है ना इस्लाम को और दहशतगर्दी को आपस में ना मिलाया जाए। भाई ना मिलाया जाए, ठीक है, तो आप इन मीडिया को तो चुप कराएं ना, जो मिला रहे मुस्तकिल दुनिया भर के मुसलमानों को एक गुस्सा सा दिलाने की कोशिश करते रहते हैं। तो उसमें अमल दरामद तो कराए ना। अमल दरामद की कौन कराएगा? इन CNN को, इन फॉक्स को, इस मीडिया को कौन कराएगा? क्यों ये लोग ये नहीं स्टॉप होते? जो है ना वो मुसलमान, उन्होंने नाम ही सोच समझ के ऐसा रखा है, यानी कि आईसिस तो कम बोलते हैं। आप जब भी BBC सुनेंगे ना वो बोलेगा इस्लामिक स्टेट। तो इस्लामिक स्टेट यानी कि सीधा जो है ना वो कोई ना समझ वाला भी आदमी हो, वो दूर दराज के गांव में गोरों के रहने वाला आदमी हो भी, उसको इस्लाम तो पता है कि इस्लामिक स्टेट नाम रख दिया उसका जानबूझ के। इन्होंने ये पहले अलकायदा रखा था, किसी को समझ में नहीं आता था। तालिबान रखा था, किसी को समझ, यार तालिबान पता नहीं क्या चीज़ होती है, अलकायदा पता नहीं क्या चीज़ होती है। उन्होंने कहा यार नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, आप कोई ऐसा नाम रखो जो डायरेक्ट जाके हिट करे। और वो हिट करने के लिए उन्होंने अब जो है ना नाम रखा है क्या, इस्लामिक स्टेट। तो वो जो है ना वो अब पता है उसकी रिपोर्टिंग क्या शुरू हुई। मैं वो इस पर भी मुझे बड़ी हंसी आई सामीन, बड़ी हंसी आई। उसकी रिपोर्टिंग क्या शुरू हुई, अमरीकी मीडिया ने जो है ना वो एक तो इसके आईसिस से ताने बाने मिलाए और ज़ोर ज़ोर से रिपोर्टिंग करने लगे। आईसिस जो है ना छोटी छोटी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पे ज़ोर देने लगे। छोटी छोटी दहशतगर्दी यानी कि एक छोटी सी थी कि इसने छुरी निकाली, 2-4 लोगों को मार दिया जाके गुस्से में। अब छोटी कार्रवाइयों पे जो है ना, और जो आईसिस को जब ये पूरा यकीन हो गया, जो आईसिस का बयान जहाँ से भी आता है, ये लोग जहाँ से भी ऑपरेट करते हैं, अल्लाह जाने वो कहाँ से ऑपरेट करते हैं और कौन इनके पीछे होता है। वो भी बहुत सारे खैर चीज़ें हैं जो पता चलती रहती हैं। लेकिन जब उनको पता चल गया कि बंदा बच नहीं सका है, उसको मार दिया गया है, तो उन्होंने बोला कि ये जो है ना वो आईसिस की कार्रवाई थी और उन्होंने उसका आईसिस ने जो इसको शाबाशी दी। तो जो है ना I mean, ये बातें जो है ना वो सब ऐसी हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करने के लिए पूरा मीडिया यहाँ का जो है ना वो
इकट्ठा हो गया है। और मैं एक बात और प्रेडिक्शन करता चलता हूँ, वो ये कि देखें आप, जैसे वो सेल फोन से बड़ा क्या, वो लैपटॉप और वो इस तरह की कोई चीज़ जो है ना, वो आईपैड वगैरह कोई अपने साथ नहीं ले आ सकता। और भी उसकी भी पाबंदी किस पे लगाई गई, मुसलमानों पे। और उसकी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ का मीडिया जो है ना, वो दिन रात उस पर तबसरे बना के, उस पर मजमून बना के, उसको जो है ना वो बड़ी अच्छी तरह से जो है ना वो पेश करने की कोशिश करता है कि वो उसके अंदर कोई बम लगा देगा और वो उड़ जाएगा। तो भाई एक दिन तो अगर ये इन्हीं चीज़ों में पाबंदी लगाते रहे, एक दिन तो ये आएगा कि आप जो है ना कपड़े उतार के जो है ना वो सिर्फ प्लेन में चढ़ सकते हैं और वहाँ आप कोई चीज़ भी ले आ नहीं सकते, क्योंकि ये खामों का एक मिनट हवा बनाया जा रहा है एक ख़ास किस्म के। उसने यार जो बुश को उसने कॉल कर दी जो है ना वो ट्रम्प ने, यार बुश यार ये मैं लोगों को डराने की कोशिश कर रहा हूँ, मुसलमानों से डर नहीं रहे। बुश ने बोला यार बेवकूफ़ हो तुम, डर क्यों नहीं रहे, तुम ऐसे मेरी तरह रंगों का इम्तिसाज लेके आओ। मैं जब ऑरेंज रंग कर देता था, रेड रंग कर देता था, तो ये लोग डर जाते थे, ओ रेड अलर्ट हो गया। तो यार तुम भी कोई ऐसी चीज़ लाओ, ये खाली बैन लगाने से तो लोग जो है ना शोर मचाएंगे कि मुसलमानों में बैन लगा रहे हो, डायरेक्ट हिट नहीं करो। तो फिर क्या करूँ यार, ऐसा करो कुछ और चीज़ें, कुछ सेलफोन की बात करो, कुछ वो जो है ना वो उसकी बात करो, लैपटॉप ले जाने की, कोई आईपैड ले जाने की, ऐसी कुछ बातें लाओ जिससे लोग जो है ना डरें। तो उसने बोला अच्छा हाँ ठीक है यार, ये तो उन्होंने अच्छी तरकीब बता दी, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। और उसने जो है ना लैपटॉप पर उस पर पाबंदी लगाने के बाद जो है ना, और जो है ना वो उस पर, तो ये आईसिस पे जो है ना वो मेरा ख्याल है टाइम कम है कोई तबसरा नहीं, मेरा ख्याल 59 मिनट्स हो गए, फिर मुझे टाइम नहीं मिला। मुझे वो This is your talk. Dude, you read me on 1590 WCGO, Evanston, Chicago. Come on, is anybody even out there?